उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान था, कोई भी नागरिक था, किसी भी तबके का, कोई व्यापारी हो, उद्यमी हो, कोई भी रहा हो, वो देश के अंदर जाता था, उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं होती थी। लोग शक की निगाहों से देखते थे। और आप लोगों ने तो कुछ जनपदों को ऐसा बना दिया था कि उस जनपद के नाम पर लोग होटल में कमरे नहीं देते थे, धर्मशालाओं में रहने की व्यवस्था नहीं करने देते थे, नहीं रहने देते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का नागरिक देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो दुनिया गौरव से चेहरा, सामने वाले का चेहरा चमकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ये परसेप्शन, ये जो परिवर्तन आया है, ये सरकार की नीतियों के कारण, स्पष्ट नीति और शुद्ध नियत के नाते ये परिवर्तन देखने को मिला है। और इसी परिवर्तन का परिणाम है सरकार आई, सरकार ने इनकी मैपिंग की, सर्वे करवाए, क्या कुछ हो सकता है, इनको सर्वे करके इनको कहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, पैसे में, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, प्रशिक्षण में, कहां पे हो सकता है। सरकार ने उसके साथ कार्रवाई प्रारंभ की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में हमने प्रारंभ किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी रखता है। अकेले यूपी के पास 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है। और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो गया है। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं है और हर बच्चा बच गया है। हमने उसको जाति के आधार पर नहीं देखा है, हमने उसको किसी उस आधार पर नहीं देखा है। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाहों में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए। और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अति पिछड़ी जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद जी की पीड़ा वैसे ही नहीं थी। उनकी पीड़ा इस बात को रही होगी, आपकी पीड़ा तो इसलिए थी
कि आप लोग ये चाहते थे कि वो आप लोगों का पिछलग्गू बना रहे और मंत्री ना बने, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन आज एक गरीब का बच्चा, अगर एक गरीब का बेटा और गरीब का नेता मंत्री बन गया तो समाजवादियों को बुरा लग गया कि परिवार से कैसे हट गए आए। और उसके लिए सरकार के प्रयास, आपके सिद्धार्थनगर तो इसका एक प्रकार का एपिसेंटर था, सबसे ज्यादा पेशेंट में जो इंसेफ्लाइटिस के मरीज माने जाते थे आपके सिद्धार्थनगर जनपद से आते थे, और सबका उपचार गोरखपुर में ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होता था। क्या स्थितियां थी, दम तोड़ते थे लोग। बल आपके देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर अज्ञात बीमारी दिखाई जाती थी। मुझे याद है मैं 2007 में बलरामपुर गया, मैं बलरामपुर में गया था तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अज्ञात बीमारी से 10 बच्चों की मौत हुई। मैं भौचक था, मैंने कहा भी 2007 में इनसे ये जो है अज्ञात बीमारी कौन सी है ये। तो मैं सांसद था, मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल गया, मैंने देखा वहाँ पे जो लक्षण थे, लक्षण के बाद मैंने सीएमओ से मुलाकात की। और मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं सीएमओ से मुलाकात किया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे तो ये जो लक्षण हैं इंसेफ्लाइटिस के दिखते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, और इसलिए हम लोग इन चीज़ों पर वो नहीं करते, इसलिए अज्ञात बीमारी बता करके मरना है तो मरने दीजिए। ये टिप्पणी थी उस समय के आपकी सरकार के समय के एक सीएमओ के। और हम लोगों ने जब आए, हम लोगों ने व्यवस्था दी। आज इंसेफ्लाइटिस से मौत 0 है। पांडे जी देखिए, इस चीज को देखा जाना चाहिए, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। आप घोषणाएं बड़ी बड़ी करें लेकिन परिणाम ना आए, उस परिणाम का मतलब क्या है। आप घोषणाएं बहुत करें कि हमने 3 लाख करोड़ रुपए में इतना काम कर लिया, क्या काम कर लिया। मैं तो जेपीएनआईसी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, इन सब की तो मैं चर्चा कर ही चुका हूं, बता ही चुका हूं, लेकिन रिजल्ट क्या है, यूपी के ओवरऑल परसेप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या दे दिया समाजवादी पार्टी ने, ये महत्वपूर्ण है। और आज हम क्या दे रहे हैं, हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाने का अधिकार दिया है। वो जाए और पूरी दुनिया के अंदर बोल सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। यानी ये स्थितियां थी। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा भाई वगैरह नहीं है। कहा साहब भाई है, लेकिन भाई तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैं क्या करूं, नहीं देखो गलत बोल रहे हैं आप लोग, पिक एंड चूज करते थे। मैं जब लीकेजेस रोकने की बात करूंगा ना तो बता दूंगा उस समय सही नहीं, मैं बताऊं, समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को, अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे और किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते, जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए, लेकिन हमारी सरकार ने देखिए। और मैंने पूछा भाई कहाँ है, उसने कहा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा उसके पास भी चप्पल नहीं है। कहाँ नहीं, उस तो भाई है ना। मैं उसी दिन शाम को वापस आया लखनऊ। मैंने बुलाया वित्त सचिव को भी और बेसिक शिक्षा परिषद के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा भी देखो,
प्रदेश भर के हर बेटी के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये अनिवार्य रूप से करो। पूरे प्रदेश भर में। और इस प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और उन बच्चों के लिए हमने, देखो यहां पे भी जाति नहीं देखी, क्षेत्र, जाति, मत, मजहब नहीं देखा, क्योंकि सरकार के लिए पाप है अगर सरकार इस प्रकार का भाव रखती है। तो हम लोगों ने सबको समान रूप से दिया, और समान रूप से देने के बाद फिर सरकार ने इस बात को कहा कि भाई ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। हमने कहा, आता था भाई इतनी स्वेटर एक साथ कौन दे देगा। लुधियाना से भी नहीं आ पाता था, यूपी के अंदर भी नहीं आ पाता था, इतने जो यूनिफॉर्म कौन देगा। तमाम शिकायतें आती थी कि कहीं समय पे मिला है, कहीं नहीं मिला है। तो हमने कहा ये काम करो, अब इन बच्चों को आधार से लिंक कर लो, इनके नाम हैं, आधार से लिंक करो, अकाउंट खोलो, और इनके अकाउंट में अब 800 की बजाय 1200 रुपया भेज दो। हर साल 1200 रुपये के हिसाब से उन बच्चों को देते हैं। ये है यूनिवर्सल लॉ का नियम, सबको समान, यही व्यवस्था है। और सरकार ने उसी अप्रोच को आगे बढ़ाया। बेटी के ड्रॉप आउट रेट को कम करने में डाटा की क्या भूमिका हो सकती है, और स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन के पीछे की सरकार की मंशा क्या है, सरकार ने कैसे इसको आगे बढ़ाया है, ये उसके पीछे की धारणा यहाँ पर मुझे चूंकि रखनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि इसलिए हम स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर अन्य योजनाओं को इसी प्रभावी ढंग से हम क्रियान्वित कर सकेंगे। यह एक प्रभावी क्रियान्वयन का एक सरकार का तरीका है, उसको हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने 3000 से 10,000 मानदेय क्या, और आज 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है, और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी हमारी सरकार ने किया है। मैं आ रहा हूं ना अभी, अब बैठे ना, मैं आ रहा हूं अभी। पंडित जी थोड़ा, अरे हाउस के नियम कैसे चलते हैं आपसे ज्यादा कौन जानता है। आप उस चेयर पे एक लंबे समय तक रहे हैं, और इसीलिए आपके प्रति, चेयर के प्रति सम्मान का भाव, क्योंकि वो चेयर मेंटर है, सबको मॉनिटर भी करती है और गाइड भी देती है। और आप उस चेयर में रहे हैं इसलिए, और आपकी उम्र के नाते भी पड़ोसी हैं, इस नाते तो होगा ही, लेकिन साथ साथ इस नाते भी आपको हम सम्मान देते हैं। नहीं, पड़ोसी के नाते इसलिए, लेकिन उम्र भी है ना। दूसरा सहजता है, सरलता है, अनावश्यक को नहीं करते हैं। और ठीक है, संगत का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। बलिया के हलवा के बारे में, यानी ये सभी चीज, जौनपुर की इमरती, आपने कभी खिलाया ही नहीं तो आप क्या कैसे कोई बोले। आप खा करके स्वयं मोटा गए, लेकिन कभी आप लोगों ने खिलाया। संकल्प ले लिया है आपने, कहा था। आर्य समाजी, देखिए आर्य समाजी कभी अकेले नहीं खाता था, 25 किलो, लेकिन ये संगत का असर है। अगर आप इधर होते ना तो ये नहीं करते। लेकिन अब इस कुजीन के लिए सरकार ने ओडीओपी की ही तर्ज पर उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान रखना है, पैकेजिंग को भी, ब्रांडिंग को भी, और मार्केटिंग को भी, और उनके प्रशिक्षण को भी हम एक साथ करने जा रहे हैं। और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था की है। इसे कांग्रेस ने अपने अनुरूपी किया। जैसे कांग्रेस पार्टी है, वैसे उसने मनरेगा बनाई भी थी कि गड्ढा खोदो फिर पाट डालो, यानी गड्ढा खोदो पाटो, खोदो पाटो। तो मैंने एक बार पूछा था, जब स्कीम बन रही थी, मैं सांसद था, हम लोग विरोध कर रहे थे, क्या बना रहे हैं सब, स्कीम बनाओ ठीक, थोड़ा व्यवहारिक हो। देखिए, इससे किसान भी परेशान था, श्रमिक भी परेशान था, और इन्होंने प्रोपेगेंडा बहुत किया। हम लोगों ने पूछा, एक कमेटी में पूछा, भाई ये सब क्या है, अब एक गड्ढा तो एक ही बार खोदेगा, रोज रोज थोड़े गड्ढा खोदा जाएगा। तो उसने कहा, साहब एक बार खोदो, दूसरी बार पाटो। और यही होता था, यही करते रहे। लेकिन अब ये नहीं है, अब पक्का निर्माण आप कर सकते हैं। गांव में
विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत गांव का बाजार जो सड़कों पे लगता है, सब्जी मंडी सड़क पे लगती होगी, आप देखते होंगे कितना खतरा है। तो ट्रैफिक जाम होता है और कभी कभी कोई खुरापाती व्यक्ति वाहन जबरदस्ती चढ़ाता तो किसी गरीब के ऊपर चढ़ता है। गांव में इस स्कीम के अंतर्गत आप अमृत तालाब भी बना सकते, अमृत सरोवर का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे चबूतरे बना सकते हैं, मार्केट का निर्माण कर सकते हैं। लैंड यूज के लिए आप 30 दिन का इंतजार क्यों करेंगे? समय सीमा तय करें, समय सीमा के पहले ये सब काम होने हैं। वरासत के लिए आप 90 दिन का इंतजार क्यों करेंगे? अविवादित वरासत है, तत्काल करिए। आज परिणाम क्या है? आज परिणाम है हर वर्ष एवरेज 1 लाख मामले आते हैं यूपी के अंदर। इस दौरान 9 से 10 लाख नए मामले आए, कुल मिलाकर के हो गए 44 लाख। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 34 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण कर चुके हैं। ये कार्य की स्पीड होती है, स्पीड डबल इंजन सरकार की स्पीड है। और यही अंतर है साइकिल की स्पीड में और डबल इंजन सरकार की बुलेट स्पीड में, यही अंतर है। और वही स्पीड के लिए ये 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर के हमारे वित्त मंत्री खन्ना जी इस सदन में आए हैं। ये प्रदेश के व्यापक हित के लिए, विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस दिशा से आप सभी का सहयोग हम प्राप्त करने के लिए इस बजट को लेकर आए हैं। मैं अध्यक्ष जी एक बार फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक नमामि गंगे के, चलिए नमामि गंगे के बारे में आपको बताऊं। नमामि गंगे की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रयागराज महाकुंभ की सफलता। सबसे बड़ी सफलता है।